सीमा को सारी रात नींद नहीं आई। उसने बराबर में गहरी नींद में सोए राजीव को न जाने कितनी बार निहारा। वो 2-3 चक्कर बच्चों के कमरे के भी काट आई थी। पूरी रात बेचैनी में काट दी कि कल से पता नहीं मन पर क्या बीतेगी। सुबह की फ्लाइट से सीमा की जेठानी नंदा की छोटी बहन कविता आने वाली थी। सीमा के विवाह को 7 साल हो गए हैं। अभी तक उसने कविता को नहीं देखा था, बस उसके बारे में सुना था। सीमा के विवाह के 15 दिन बाद ही नंदा ने हंसी हंसी में एक दिन सीमा को बताया था, राजीव तो दीवाना था कविता का। अगर कविता अपने कैरियर को इतने गंभीरता से न लेती तो आज तुम्हारी जगह कविता ही मेरी देवरानी होती। उसे दिल्ली में एक अच्छी जॉब का ऑफर मिला तो वो प्यार मोहब्बत छोड़कर दिल्ली चली गई। उसने यहीं हमारे पास लखनऊ में रहकर ही तो MBA किया था। कविता शादी के बंधन में जल्दी नहीं बंधना चाहती थी। तब माँ और बाबूजी ने तुम्हें पसंद किया। राजीव तो मान ही नहीं रहा था। फिर ये विवाह के लिए कैसे तैयार हुए? सीमा ने पूछा था। जब कविता ने विवाह करने से मना कर दिया, माँ जी के समझाने पर बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था। सीमा चुपचाप राजीव की असफल प्रेम कहानी सुनती रही थी। रात को ही कविता का फोन आया था। उसका लखनऊ तबादला हो गया था। वो सीधे यहीं आ रही थी। सीमा जानती थी कि कविता ने अभी तक विवाह नहीं किया है। नंदा ने तो रात से ही चहकना शुरू कर दिया था। कविता अब यहीं रहेगी तो कितना मजा आएगा सीमा। तुम तो पहली बार मिलोगी उससे। देखना कितनी स्मार्ट है मेरी बहन। सीमा मुस्कुराती रही। राजीव पर नजरें जमाए थी, लेकिन अंदाजा नहीं लगा पाई कि राजीव खुश हैं या नहीं। सीमा और राजीव और उनके 2 बच्चे यश और सिद्धि, जेठ जेठानी और उनके बेटे सार्थक और वीर, सास सुमन और ससुर केशवचंद, सब लखनऊ में एक ही घर में रहते थे और सबकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। सब खुश थे, लेकिन कविता के आने की खबर से सीमा कुछ बेचैन थी। कविता सुबह अपने काम में लग गई। नंदा बेहद खुश थी। बोली, सीमा आज कविता की पसंद का नाश्ता और खाना बना लेते हैं। सीमा ने हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों किचन में व्यस्त हो गईं। टैक्सी गेट पर रुकी तो नंदा ने पति सुनील से कहा, शायद कविता आ गई, आप थोड़ी देर बाद ऑफिस जाना। मुझे आज कोई जल्दी नहीं है भाई, इकलौती साली साहिबा जो आ रही हैं। सुनील हंसा। कविता ने घर में प्रवेश कर सबका अभिवादन किया। नंदा उसके गले लग गई, फिर सीमा से परिचय करवाया। कविता ने जिस तरह से उसे ऊपर से नीचे तक देखा वो सीमा को पसंद नहीं आया। फिर भी वो उसे खुशी खुशी मिली। जब कविता सबसे बातें कर रही थी तो सीमा ने उसका जायजा लिया। सुंदर स्मार्ट पोनीटेल बनाए हुए छोटा सा टॉप और जीन्स पहने छरहरी कविता काफ़ी आकर्षक थी। जब राजीव फ्रेश होकर आया तो कविता ने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय कैसे हो राजीव? राजीव ने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल वैसी जैसे पहले थी। सीमा के दिल को कुछ हुआ, लेकिन सामने से सामान्य बनी रही। सुमन और केशवचंद उससे दिल्ली के हालचाल पूछते रहे। नंदा व कविता के माता पिता मेरठ में रहते हैं। सीमा के माता पिता नहीं हैं। एक भाई है जो विदेश में रहता है। नाश्ता हंसी मजाक के माहौल में हुआ। सब कविता की बातों का मजा ले रहे थे। बच्चे भी उससे चिपके हुए थे। यश और समृद्धि थोड़ी देर तो संकोच में रहे, फिर उससे हिल मिल गए। सीमा की बेचैनी बढ़ रही थी। तभी कविता ने कहा, दीदी अब मेरे लिए एक फ्लैट ढूंढ दो। नंदा ने कहा, चुप कर, अब हमारे साथ ही रहेगी तू। सुनील ने भी कहा, अकेले कहीं रहने की क्या जरूरत है, यहीं रहो। सुनील और राजीव अपने अपने ऑफिस चले गए। केशवचंद पेपर पढ़ने लगे। सुमन तीनों से बातें करते हुए आराम से बाकी काम में नंदा और सीमा का हाथ बटाने लगी। सीमा को थोड़ा चुप देखकर कविता हंसते हुए बोली, सीमा क्या तुम हमेशा इतनी सीरियस रहती हो? नंदा ने कहा, अरे नहीं, वो तुमसे पहली बार मिली है, घुलने मिलने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। कविता ने कहा, फिर तो ठीक है, वरना मैंने तो सोचा अगर ऐसे ही सीरियस रहती होगी तो बेचारा राजीव तो बोर हो जाता होगा। वो तो बहुत हंसमुख है। दीदी राजीव अब भी वैसा ही है, शरारती मस्तमौला, या फिर कुछ बदल गया है? आज तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई। नंदा हंसी। शाम को देख लेना। सीमा मन ही मन बुझती जा रही थी। लंच के बाद अपने कमरे में थोड़ा आराम करने लेटी तो विवाह के शुरुआती दिन याद आ गए। राजीव काफ़ी सीरियस रहता था, कभी हंसता बोलता नहीं था।
चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता था। नवविवाहितों वाली कोई बात सीमा ने महसूस नहीं की थी। फिर जब नंदा ने राजीव और कविता के बारे में उसे बताया तो उसने अपने दिल को मजबूत कर सबको प्यार और सम्मान देकर सबके दिल में अपना स्थान बना लिया। अब कुल मिलाकर उसकी गृहस्थी सामान्य चल रही थी। तो अब कविता आ गई। सीमा यश और समृद्धि को होमवर्क करवा रही थी कि कविता उसके रूम में आ गई। सीमा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा तो वो सीधे बेड पर लेट गई। बोली, सीमा, राजीव कब तक आएगा? 7 बजे तक, सीमा ने संयत स्वर में कहा। उफ, अभी तो 1 घंटा बाकी है, बहुत बोर हो रही हूँ। चाय पियोगी? सीमा ने पूछा। नहीं, राजीव को आने दो, उसी के साथ पीऊंगी। सीमा को कविता का राजीव के बारे में बात करने का ढंग अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन करती भी क्या, कुछ कह नहीं सकती थी। राजीव आया तो कविता चहक उठी। फिर ड्राइंग रूम में सोफे पर राजीव के बराबर में बैठकर ही चाय पी। घर के बाकी सदस्य वहीं बैठे हुए थे। कविता ने पता नहीं कितनी पुरानी बातें छेड़ दी थीं। सीमा का उतरा चेहरा देखकर राजीव ने पूछा, सीमा, तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी सुस्त लग रही हो। नहीं, ठीक हूँ। ये सुनकर कविता ने ठहाका लगाया। बोली, वाह राजीव, तुम तो बहुत केयरिंग पति बन चुके हो। इतनी चिंता पत्नी की। वो दिन भूल गई जब मुझे जाता देखकर आहें भर रहे थे। ये सुनकर सभी घरवाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब नंदा ने बात संभाली। क्या कह रही हो कविता? कभी तो कुछ सोच समझ कर बोला कर। अरे दीदी, सच ही तो बोल रही हूँ। सीमा ने बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाला। दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुराते हुए चाय नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। सब थोड़ी देर और बातें करके अपने अपने काम में लग गए। डिनर के समय भी कविता राजीव राजीव करती रही और वो उसकी हर बात का हंसते मुस्कुराते जवाब देता रहा। अगले दिन कविता ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सबके ऑफिस जाने के बाद सीमा ने चैन की सांस ली कि अब कम से कम शाम तक वो मानसिक रूप से शांत रहेगी। ऐसे ही समय बीतने लगा। सुबह सब ऑफिस निकल जाते, शाम को घर लौटने पर रात के सोने तक कविता राजीव के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। सीमा दिन ब दिन तनाव का शिकार होती जा रही थी। अपनी मनोदशा किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी। कुछ कहकर स्वयं को शक्की साबित नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि उसने राजीव के दिल में बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी, लेकिन अब कविता की उच्छृंखलता बढ़ती ही जा रही थी। वो कभी राजीव के कंधे पर हाथ रखती तो कभी उसका हाथ पकड़कर कहीं चलने की जिद करती, लेकिन राजीव ने हमेशा टाला। ये भी सीमा ने नोट किया था, मगर कविता की हरकतों से उसे अपना सुख चैन खत्म होता नजर आ रहा था। क्या उसकी घर गृहस्थी टूट जाएगी? क्या करेगी वो? घर में सब कविता की हरकतों को अभी बचपना है कहकर टाल जाते। सीमा अजीब सी घुटन का शिकार रहने लगी। एक रात राजीव ने उससे पूछा, सीमा क्या बात है, आजकल परेशान दिख रही हो? सीमा कुछ नहीं बोली। राजीव ने फिर कुछ नहीं पूछा तो सीमा की आंखें भर आईं। क्या राजीव को मेरी परेशानी की वजह का अंदाजा नहीं होगा? इतने संगदिल क्यों है राजीव? बच्चे तो नहीं हैं जो मेरी मनोदशा समझ ना आ रही हो। जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। सीमा रात भर मन ही मन घुटती रही। बगल में राजीव गहरी नींद सो रहा था। एक संडे सब साथ लंच करके थोड़ी देर बातें करके अपने अपने रूम में आराम करने जाने लगे तो किचन से निकलते हुए सीमा के कदम ठिठक गए। कविता बहुत धीरे से राजीव से कह रही थी, शाम को 7 बजे छत पर मिलना। राजीव की कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर बाद सीमा अपने रूम में आ गई। राजीव आराम करने लेट गया। फिर सीमा से बोला, आओ थोड़ी देर तुम भी लेट जाओ। सीमा मन ही मन आग बबूला हो रही थी, अतः जानबूझकर कहा, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, शाम को मार्केट चलेंगे। आज नहीं कल, राजीव ने कहा। सीमा ने चिढ़ते हुए पूछा, आज क्यों नहीं? मेरा मार्केट जाने का मूड नहीं है, कुछ जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? अरे तुम तो जिद करने लगती हो। अब मुझे आराम करने दो, तुम भी आराम करो। सीमा को आग लग गई। सोचा बता दे, उसे पता है कि क्या जरूरी काम है, मगर चुप रही। आराम क्या करना था, बस थोड़ी देर करवटें बदलकर उठ गई और वहीं रूम में चेयर पर बैठकर पता नहीं क्या क्या सोचती रही। 7 बजे की सोच सोचकर उसे चैन नहीं आ रहा था। क्या करे? क्या माँ बाबूजी से बात करे? नहीं, उन्हें क्यों परेशान करे? क्या कहेगी कविता राजीव से? राजीव क्या कहेंगे उससे? बातें करते हुए खुश तो बहुत दिखाई देते हैं। 7 बजे के आसपास सीमा जानबूझकर बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। माँ बाबूजी पार्क में टहलने गए हुए थे। नंदा और सुनील अपने रूम में थे। उनके बच्चे खेलने गए थे। तनाव की वजह से सीमा ने यश और समृद्धि को खेलने जाने से रोक लिया था।
बच्चों में मन बहलाने का असफल प्रयास करते हुए उसने देखा कि राजीव गुनगुनाते हुए बालों में कंघी कर रहा है। उसने पूछा, कहीं जा रहे हैं? क्यों? बाल ठीक कर रहे हैं। राजीव ने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, क्यों? कहीं जाना हो तभी बाल ठीक करते हैं। आप हर बात का जवाब टेढ़ा क्यों देते हैं? मैं हूं ही टेढ़ा। खुश? अब जाऊं? सीमा की आंखें भर आईं, कुछ बोली नहीं। यश की नोटबुक देखने लगी। राजीव सीटी बजाता हुआ रूम से निकल गया। 5 मिनट बाद सीमा बच्चों से बोली, अभी आई, तुम लोग यहीं रहना, और कमरे से निकल गई। राजीव छत पर जा चुका था। उसने भी सीढ़ियां चढ़कर छत के गेट से अपना कान लगा दिया। बिना आहट की सांस रोके खड़ी रही। तभी कविता की आवाज आई। बड़ी देर लगा दी। बोलो कविता, क्या बात करनी है? इतनी भी क्या जल्दी है? सीमा को उनकी बातचीत का एक एक शब्द सुनाई दे रहा था। राजीव की गंभीर आवाज आई, बात शुरू करो कविता। राजीव, यहाँ आने पर सबसे ज्यादा खुश मैं इस बात पर थी कि तुमसे मिल सकूंगी, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम मुझे भूल गए। मुझे तो उम्मीद थी मेरा कैरियर बनने तक तुम मेरा इंतजार करोगे, लेकिन तुम तो शादी करके बीवी बच्चों के झंझट में पड़ गए। देखो, मैंने अब तक शादी नहीं की, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जचा मुझे। क्या किसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम फिर साथ हो जाएं? कविता, तुम आज भी पहले जैसी ही स्वार्थी हो। मैं मानता हूँ सीमा से शादी मेरे लिए एक समझौता था। अपनी सारी भावनाएं तो तुम्हें सौंप चुका था। लगता था सीमा को कभी वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जो उसका हक है, लेकिन धीरे धीरे ये विश्वास भ्रम साबित हुआ। उसके प्यार और समर्पण ने मेरा मन जीत लिया। हमारे घर का कोना कोना उसने सुख, शांति और आनंद से भर दिया। अब सीमा के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। जैसे जैसे वो मेरे पास आती गई, मेरी शिकायतें, गुस्सा, दर्द जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में था, सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं सीमा के साथ बहुत खुश हूँ। गेट से कान लगाए सीमा को राजीव की आवाज़ में सुख और संतोष साफ साफ महसूस हुआ। राजीव आगे कह रहा था, तुम भाभी की बहन की हैसियत से तो यहाँ आराम से रह सकती हो, लेकिन मुझसे किसी भी रिश्ते की गलतफहमी दिमाग में रखकर यहाँ मत रहना। मेरे ख्याल में तुम्हारा यहाँ न रहना ही ठीक होगा। सीमा का मन तुम्हारी किसी हरकत पर आहत हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर यहाँ रहना है तो अपनी सीमा में रहना। इसके आगे सीमा को कुछ सुनने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे अपना मन पंख जैसा हल्का लगा। आंखों में नमी सी महसूस हुई। फिर वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरते हुए मन ही मन ये सोचकर मुस्कुराने लगी कि टेढ़ा है पर मेरा है।